या तो नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव, यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि भाजपा जो है वाजपेयी और आडवाणी की भाजपा नहीं है। बीजेपी की चाल अंदर खाने में हो सकती है। तेजस्वी यादव इसलिए सत्ता से चुक गए थे, 2005 के पहले के काले दिनों का स्मरण कराता है और लोग डर जाते हैं। तो तेजस्वी यादव को उस अंधेरी सुरंग से, उस अंधेरे काल से निकलना है। अपराध पर लेकर बहुत अधिक बहस करने की नहीं है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था का जो भट्ठा बैठ चुका है, बैठा दिया गया है। सबसे बड़ा अपराध है ये मुरेठा बांधना, ये गमछा लहराना, ये लहरिया कर, ये बंद करा दीजिए। हर जिले में कोई न कोई तोप और तोप पैदा हो। पप्पू यादव, दिनेश चंद्र यादव भी रहे, राजवल्लभ यादव की बात कीजिए ना, मधुबनी में देख लीजिए गुलाब यादव, ददन पहलवान, उसमें जगदानंद भी धार वाले हैं। जहां यादव और मुसलमान इकट्ठा हो जाएं तो फिर किसी तीसरे वोट की जरूरत ही नहीं है। इनके पास मुसलमानों के बड़े बड़े नेता थे। मैं नेता की बात कर रहा हूं, मैं विधायक और सांसद की बात नहीं कर रहा। जिसका प्रभाव हो, जिसकी छाप हो। इनके पास कौन थे? तस्लीमुद्दीन थे, आपके पास साहबुद्दीन। हमने साहबुद्दीन को ओसामा की उम्र में ही साहबुद्दीन के भीतर की आग दिखी। आपके पास चंपारण में मोतियुर रहमान हुआ। देखिए एक नई चुनौती। क्या चुनौती? वो चुनौती है शांत तेजस्वी यादव को जहां तक बदलने की बात है, सबसे पहले ईगो छोड़ना। पूर्णिया की सीट आप जीत गए हो, कन्हैया कुमार से किस बात करेंगे? ओसामा साहब और हिना साहब से दोस्ती करने में कितनी देर हुई? क्या लगता है टिकट कौन कौन दिला सकता है उम्मीदवारों को? टिकट खरीदने वाले भी बहुत सारी संख्या में लोग, बहुत सारे। हाँ, लेकिन टिकट देगा। पंच देवता की पूजा करनी, हाँ, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, निशा कि आरजेडी के महादेव तो तेजस्वी यादव, क्योंकि कई बार सिंबल दिया हुआ वापस ले लिया जाता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि समझने ही नहीं देती ये सियासत हमको सच्चाई। कभी आईना नहीं दिखता तो कभी चेहरा नहीं दिखता, लेकिन लाइव सिटीज आपको हर खबर से बाखबर करता ही रहता है और हम आपको हर एक पहलू से वाकिफ भी करते हैं, सब कुछ बताते हैं और सब कुछ आपके लिए हम डिकोड भी करते हैं। और आपको मालूम है कि आज संडे का दिन है और संडे के दिन हर शाम 7:30 बजे लाइव सिटीज आपके लिए लेकर आता है इलेक्शन वाला पॉडकास्ट। तो एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्शन वाला पॉडकास्ट। और देखिए, आज के पॉडकास्ट में हम जिक्र करेंगे राजद का। हम आपको बताएंगे कि आखिर इस बार राजद क्या कुछ कर सकता है, तेजस्वी यादव की क्या कुछ संभावना है, यानी कि तफसील के साथ हर एक मुद्दे पर बातचीत होगी। तो आइए फिर इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी। ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहले तो हम सबसे इम्पोर्टेंट सवाल से शुरू करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि तेजस्वी यादव, आपको क्या लगता है, साल है चुनाव का, क्या लगता है तेजस्वी यादव कुछ कमाल करेंगे? क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं आपको? देखिए समरीन जी, आपने शेरो शायरी से शुरुआत की है आज इलेक्शन वाले पॉडकास्ट की, जिसे बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट हम कर रहे हैं। आपने कहा आईना और चेहरा, हम दोनों दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। बिल्कुल, आईना भी दिखा रहे हैं चुनाव का, राजनीति का, सियासत का, और चेहरा भी बता रहे हैं कि रेस में कौन कौन है और कौन नहीं है।
देखिए, बिहार के पिछले इलेक्शन पॉडकास्ट में हम लोगों ने चर्चा की थी एलजेपी और चिराग पासवान की, और आज हम आरजेडी की चर्चा कर रहे हैं। आप जानना यह चाहती हैं 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव, क्या तेजस्वी यादव कमाल कर सकते हैं? बिल्कुल। 2020 में कमाल करते करते चुक गए थे। 2025 की भविष्यवाणी क्या है? देखिए, उन्होंने अपने पंडितों से, ज्योतिषियों से तेजस्वी यादव ने जरूर दिखाया होगा, और उन्होंने क्या बताया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो सियासत का शतरंज जो है वह बताता हूं। देखिए, यदि आप बात करेंगी बिहार की राजनीति की और बिहार में सत्ता की दावेदारी की, तो बिहार में दो ब्लॉक हैं, एनडीए इंडिया और इंडिया, या महागठबंधन जो भी कह ले, क्योंकि इंडिया पर आपत्ति हुई थी बीच में तेजस्वी यादव की कि वह लोकसभा चुनाव तक ही था। तो एनडीए की ओर से एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और उधर से तेजस्वी यादव को आरजेडी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रखा है। तो इसका आशय तो साफ साफ ये है ना कि या तो नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव। हाँ, लेकिन इसके साथ कई इफ बट भी जुड़े हैं। जितनी आसानी से हमने कह दिया कि या तो नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव, यह इतना आसान नहीं है। देखिए, एनडीए ने फैसला किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो चुनाव लड़ा भी जाएगा, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं दिख रहा है। लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा? यदि एनडीए ही चुनाव जीत जाता है तो क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? इस पर सवाल आज भी है, संशय है। हाँ, संशय है, क्योंकि भाजपा जो है वह वाजपेयी और आडवाणी की भाजपा नहीं है। 2020 का स्मरण कीजिए, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था। सुशील कुमार मोदी को जीत के बाद किस तरीके से झटक दिया गया था, और तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया गया था। तो एनडीए यदि जीत हासिल कर लेता है तो नीतीश कुमार बनेंगे, या भाजपा से फिर कोई चेहरा सामने आ जाएगा, और फिर क्या सियासत होगी यह समझने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन इंडिया ब्लॉक या महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव की उम्मीदवारी स्पष्ट है। लेकिन तेजस्वी यादव की उम्मीदवारी स्पष्ट तो है, लेकिन मजबूती कितनी है यह समझने की बात है। बिल्कुल जी। और एनडीए को क्या ये टक्कर दे पाएंगे यह समझने की बात है। एनडीए में अभी 5 दल हैं। देखिए, बीजेपी, जेडीयू, आरएलएम, हम और एलजेपी आर। बिल्कुल। और पशुपति पारस को आप न इधर के न उधर के कह सकते हैं। मतलब यह भी दिख रहा है कि वह महागठबंधन की ओर जा सकते हैं। दही चूड़ा की पार्टी में आपने देखा था, लालू यादव मिलने को पहुंच गए, लालू जी ने बयान भी दे दिया था जी। और उनसे लड़ना है तेजस्वी यादव को। बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव के साथ कौन कौन है? तो तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस रहेगी इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सीटों के बंटवारे में बहुत झगड़ा होगा, क्योंकि हम 2020 की बात कर रहे थे जब हमने कहा कि कमाल करते करते रह गए थे तेजस्वी यादव। देखिए, तेजस्वी यादव के कमाल में चिराग पासवान की बड़ी भूमिका थी, लेकिन कोई ना कोई भूमिका तो होती ही है, कहीं से प्रत्यक्ष कहीं से अप्रत्यक्ष मदद मिल जाती है। तो चिराग पासवान नीतीश कुमार को धक्का देना चाहते थे, नीतीश कुमार को धक्का तो नहीं दे पाए, लेकिन तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद भी तेजस्वी यादव इसलिए सत्ता से चूक गए थे क्योंकि कांग्रेस ने 70 सीटें लड़ने के लिए हासिल कर ली थी और नतीजे बड़े ही खराब आए थे। तो अंतिम वक्त तक सीटों की दावेदारी को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ लड़ाई चलती रही थी। प्रियंका गांधी ने हस्तक्षेप किया था और अड़ गई थी। हमने देखा था, आप भी गवाह हैं, कि पटना के उम्मीदवार को समस्तीपुर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस भेज रही थी, नालंदा भेज रही थी, और भागलपुर के उम्मीदवार को
पटना बुलाया जा रहा था। बिल्कुल तो तेजस्वी यादव को सबसे पहले, क्योंकि उधर बहुत मजबूत एका है, बीजेपी की चाल अंदर खाने में हो सकती है लेकिन बाहर से मजबूती है, एकता है। और चुनाव में जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। और नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जितने भी सवाल हैं, लेकिन इसके साथ ही तेजस्वी यादव पर लालू यादव के शासनकाल का बैगेज भी है। देखिए, तेजस्वी यादव लालू यादव नहीं है, और तेजस्वी यादव 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। कहीं से यह बात कोई प्रमाणित नहीं हुई कि तेजस्वी यादव ने कोई भ्रष्टाचार किया। लेकिन जैसे ही राजद की बात आती है, नीतीश कुमार और संपूर्ण एनडीए 2005 के पहले के काले दिनों का स्मरण कराता है और लोग डर जाते हैं। तो तेजस्वी यादव को उस अंधेरी सुरंग से, उस अंधेरे काल से निकलना है, और निकलने की कोशिश भी करते हैं। आपने देखा कि लालू यादव की तस्वीर अब किसी पोस्टर में, किसी होर्डिंग्स में नहीं रहती है, या फिर दिखती है तो बड़ी छोटी सी दिखती है। और हम यह भी महसूस कर रहे हैं कि अब आरजेडी के मालिक, यदि हम शेयर की बात करें तो अब 85%, हमने 2024 के चुनाव में देखा था 70% तक दखल तेजस्वी यादव का बढ़ गया था, लेकिन अब यह दखल बढ़कर 85% तक हो गया। 85%? हाँ जी। लेकिन वह बैगेज तो है, बिल्कुल है। हाँ? और देखिए, पिछले दिनों बीपीएससी ने जब नतीजे जारी किए 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के, तो नतीजे क्या है? 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों को यह पता नहीं था तख्त हरिमंदिर साहिब पटना साहिब के बारे में। लाख से ऊपर को यह पता नहीं था महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर गया के बारे में। लाख से ऊपर लोगों को श्रेयसी सिंह के बारे में जानकारी नहीं थी। कहां से हाँ, तो यह देखिए, ये जो छात्र थे, ये अभ्यर्थी थे, 2005 के पहले वाले नहीं हैं, अभी वाले हैं। हाँ, 2005 के बाद वाले हैं। बिल्कुल। लेकिन 2005 के पहले का खौफ ऐसा दिखाया जाता है, इसलिए हम बार बार कहते भी हैं समरीन जी कि अब बिहार में जरूरत अपराध पर लेकर बहुत अधिक बहस करने की नहीं है। अपराध की स्थिति इतनी बिगड़ी नहीं है कि उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अपराध को कभी भी नियंत्रित कर सकते हैं, बस विल पावर की जरूरत होती है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था का जो भट्ठा बैठ चुका है, बैठा दिया गया है, यह सबसे बड़ा अपराध है, यह सबसे बड़ा अपराध है। तो नीतीश कुमार नहीं तो बीजेपी से कोई और, यदि एनडीए जीत जाता है, और यदि इंडिया ब्लॉक महागठबंधन को मौका मिला तो तेजस्वी यादव। लेकिन लड़ाई बहुत कड़ी है, और लड़ना तेजस्वी यादव को है। तेजस्वी यादव को कांग्रेस को भी साधना है, अपने वोट बैंक में इजाफा भी करना है, अनुशासन भी पैदा करना है। यह बात अच्छी है कि तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों, हमने ही कई बार कहा था, कई शो में कहा था कि ये मुरेठा बांधना, ये गमछा लहराना, ये लहरिया कर, ये बंद करा दीजिए। ये बंद हुआ है। नहीं तो होता क्या है कि लोग इतने खौफजदा हो जाते हैं कि जिन्हें आरजेडी को वोट देने की इच्छा भी होती है, वह इन दृश्यों से डरकर दूसरे गठबंधन को मत दे देते हैं। तो तेजस्वी यादव कमाल कर सकते हैं, यह संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रतिदिन नीतीश कुमार की सेहत का भी ख्याल रखना होगा। सेहत कब कितनी अच्छी, सेहत कब कितनी बिगड़ी। अच्छा, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब भी जिक्र राजद का होता है तो चर्चा MY समीकरण की बिल्कुल से होती है। तो MY समीकरण कितना मजबूत है और क्या कुछ कमजोरी है इसकी, ये भी समझना जरूरी हो जाता है। देखिए समरीन जी, राजद का आधार वोट तो मुसलमान और यादव हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और देखिए 1990 में जब लालू यादव का अभ्युदय हुआ था, तब वे गरीबों के नेता थे, मसीहा। हाँ, गरीबों के मसीहा, बिल्कुल। बाद में पिछड़ों के नेता रह गए, और फिर मुसलमान और यादव के, अब कहने वाले बहुत कहते हैं यादवों के। तो देखिए यह वोट प्रतिशत करीब 32% है, 34% है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब इसमें सेंधमारी नहीं है।
देखिए हुआ क्या है, मेरा यह मानना है कि यह वोट बैंक तो आरजेडी का है, लेकिन इतने महंत पैदा हो गए हैं स्थानीय स्तर पर कि वोट होने के बाद भी जो संभावित और जो जीतने वाले जिससे सरकार बन जाए वो नतीजे प्राप्त नहीं हो रहे। इसके कई कारण हैं। इनके साथ कोई दूसरा वोट नहीं जुड़ रहा है। बिल्कुल। और पूरे बिहार के परिदृश्य को देखिए, यादवों का सबसे बड़ा वोट आरजेडी को प्राप्त होता है, लेकिन हर जिले में कोई ना कोई तोप और कोप पैदा हो गया है। लालू यादव ने ही पैदा किया। तेजस्वी यादव को हम दोष नहीं देते हैं, और वे गोप अब अपने को इस दरबार से बड़ा तोप समझने लगे। इसका परिणाम क्या निकल रहा है? या तो उन्हें टिकट दीजिए, और यदि आपने टिकट नहीं दिया तो नुकसान झेलिए, तो वे बागी हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं होता है कि वे बागी हो गए तो सारे यादव उनको ही मत दे देते हैं, लेकिन हां, इतना मत वे हासिल कर लेते हैं बागी होकर कि आरजेडी की हार हो जाती है। बिल्कुल। अब आप देखिए ना, कई नाम, पप्पू यादव ने तो जीत हासिल कर ली बगैर किसी की मदद की। यदि हम कोसी की बात करें, सीमांचल की बात करें, वहां लालू यादव के जमाने से ही यादवों में आरजेडी की पैठ थोड़ी कम रही है। बिहार के दूसरे हिस्सों की तुलना में कोसी और सीमांचल के यादव लालू यादव को सबसे बड़ा नेता नहीं मानते। इसलिए उन इलाकों में आपने देखा शरद यादव भी रहे, बिल्कुल, दिनेश चंद्र यादव भी रहे, और कई दूसरे यादव, पप्पू यादव भी रहे। तो उस इलाके में चुनौती है। अब देखिए कितने कितने तोप पैदा हो गए हैं और कितने कितने नाराज बैठे हैं। अब देखिए नालंदा, नवादा, जी नालंदा माफ कीजिएगा, नवादा, विभा देवी, हाँ नहीं, राजवल्लभ यादव की बात कीजिए ना। नवादा में आरजेडी का मतलब, या नवादा के लालू यादव राजवल्लभ यादव कहलाते थे, लेकिन अब राजवल्लभ यादव खार खाए बैठे हैं, बिल्कुल नाराज हैं। लोकसभा चुनाव में क्या किया, वे विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, बड़ा सवाल। हाँ, इस पर भी देखिए चर्चा है कि विभा देवी जेडीयू की ओर भी जा सकती हैं। तो जिन्हें लालू यादव ने बनाया, अब वह सब कुछ आपने देखा ही कि लोकसभा चुनाव में श्रवण कुशवाहा आरजेडी के उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ राजवल्लभ यादव के परिवार के लोग चुनाव लड़ गए। बिल्कुल। और वहां क्या दृश्य बना, आप मधुबनी में देख लिए गुलाब यादव, आप जिधर देखिए अभी रामगढ़ में उपचुनाव हुआ, क्या हुआ कि आपने जगदानंद के बेटे को उम्मीदवार बनाया, लेकिन वहां की यादवों को यह बात कबूल नहीं हुई। सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव, अंबिका यादव के भतीजे, उनके पक्ष में वहां के यादव हो गए। आप चले जाइए भोजपुर और शाहाबाद में, जहानाबाद, ददन पहलवान, नहीं देखिए अब तक सुरेंद्र यादव तो साथ हैं, ठीक है, सुरेंद्र यादव साथ हैं, लेकिन बेलागंज, हाँ, बेलागंज में कभी बिंदी यादव को भी आपने ही बनाया था, और बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा देवी चुनाव लड़ गई, यादवों में विभाजन हो गया। तो यादव भी पूर्ण रूपेण देखिए ललित यादव को कहां जिता पाए, दरभंगा के लोकसभा चुनाव में, जयप्रकाश यादव को कहां जिता पाए, बांका के लोकसभा चुनाव में, मीसा भारती जीत गई, सुरेंद्र यादव जीत गए, लेकिन बाकी यादव उम्मीदवार कहां जीते इनके। तो यादव भी अब स्थानीय स्तर पर इतने नेता हो गए हैं और उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है, और वे धन्य धान्य से संपन्न हो गए हैं। ठेकेदारी की है, दूसरे व्यवसाय किए हैं, धनार्जन किया है, हथियार अर्जन भी किया है, बल अर्जन भी किया है। तो वह और परेशानी यह हो रही है कि यदि यादव को टिकट दिया तेजस्वी यादव ने, तो दूसरी जाति के, सवर्णों की बात तो छोड़ ही दीजिए, जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं या अन्य अति पिछड़ी जातियां हैं, वह यादव उम्मीदवारों के साथ खड़े नहीं हो रही है। बिल्कुल जी। और यदि यादव को टिकट नहीं दिया तो दूसरा यादव खड़ा हो जाएगा जो नाराज हुआ, तो फिर वहां विभाजन। और इसका फायदा देखिए, नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं,
और वे कहते भी हैं लोकसभा चुनाव में कि लोकसभा चुनाव में हमारा यादव मतलब एनडीए का यादव चुनाव जीत जाता है और लालू यादव का यादव चुनाव हार जाता है। जयप्रकाश यादव को आपने हाथे देखा। आप देखिए ना, एनडीए से कितने यादव जीत गए। नित्यानंद राय चुनाव जीत गए, गिरिधारी यादव चुनाव जीत गए, दिनेश चंद्र यादव चुनाव जीत गए, अशोक यादव चुनाव जीत गए, मतलब रामकृपाल यादव हारे और वहां सुरेंद्र यादव चुनाव जीत गए, लेकिन बाकी तो उनके जीत ही गए ना। तो ये जो परिस्थिति है कि यादव भी अब स्थानीय स्तर पर इतने हैं कि चुनौती है। तो इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। और जब आपका ही वोट बैंक आपके साथ पूर्ण रूपेण, यदि और विधानसभा चुनाव में यदि यादव बागी हुआ, उसने 10,000 वोट काटे, 20,000 वोट काटे, 5,000 वोट काटे, तो ये 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 का अंतर भी बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तो यह बहुत विषम परिस्थिति है। कैसे रोकेंगे और कैसे गोलबंद करेंगे? कि पहले आप पूरे बिहार की यादवों से बात करते थे जब हम लोग, तो लोग कहते थे कि लालू यादव हमारे मुरेठा हैं, हमारी पगड़ी है, हमारी आवाज है। हाँ, हमारी आवाज है। लेकिन अब वे उनकी आवाज कई लोग हो गए हैं। अब देखिए मधुबनी में गुलाब यादव, ठीक है, भाई नुकसान तो पहुंचा ही दिया ना, नुकसान तो पहुंचा ही दिया ना। तो हर इलाके में कोई ना कोई, अररिया में आप चुनाव नहीं जीत पाए। अब देखिए आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, मुसलमान वाले फ्रंट पर तो और बड़ी चुनौती है क्या कि देखिए अब आरजेडी के खाते में आप देखेंगे तो वे मुसलमान, इनके पास मुसलमानों के बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े नेता थे। मैं नेता की बात कर रहा हूं, मैं विधायक और सांसद की बात नहीं कर रहा। विधायक तो आज भी हैं जी, लेकिन नेता का मतलब यह नहीं, नेता का मतलब यह कि वह सिर्फ अपने क्षेत्र में नहीं, दूसरे क्षेत्र में, दूसरे जिले में, पूरे बिहार में जिसका प्रभाव हो, जिसकी छाप हो। इनके पास कौन थे? तस्लीमुद्दीन थे सीमांचल में। तमाम विवादों के बाद भी वे गांधी कहलाते थे, सीमांचल के गांधी। लेकिन अब क्या है? तस्लीमुद्दीन के दोनों ही बेटे आपस में लड़ रहे हैं, शाहनवाज और सरफराज। अररिया में यदि आप लोकसभा का चुनाव हार गए, जहां यादव और मुसलमान इकट्ठा हो जाएं, तो फिर किसी तीसरे वोट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वहां भी बीजेपी चुनाव जीत रही। आपके पास शहाबुद्दीन थे, वो भी नहीं। आपने उनके बेटे ओसामा साहब और हिना साहब पत्नी को मनाया, लेकिन इन दोनों में वो फायर नहीं है, इन दोनों में वो फायर नहीं है। और इनका इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको पता नहीं है, ये आपको पता नहीं है। आप यह भी कह सकते हैं ओसामा की अभी उम्र क्या है, लेकिन हमने शहाबुद्दीन को ओसामा की उम्र में ही शहाबुद्दीन के भीतर की आग दिखी थी। और शहाबुद्दीन दुबके हुए नहीं थे, शहाबुद्दीन नहीं है आपके पास। आपके पास चंपारण में मोतीउर रहमान हुआ करते थे, उनके बेटे विधायक हैं, लेकिन मोतीउर रहमान की जो हस्ती थी वो वाली बात नहीं। अब्दुल बारी सिद्दीकी आपके पास हैं, लेकिन चुनाव हारते हारते हुए थक गए। उन्हें आपने सदन में भेज दिया है, लेकिन वे चुनाव इतनी बार हार चुके। और आप तो गई थे बेलागंज में जब अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव प्रचार करने गए थे, तो लोग उनके विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूछ रहे थे कि वहां यादव और मुसलमान इतने हैं, फिर आप क्यों नहीं जीतते हैं? इसका मतलब सिर्फ आपको मुसलमान वोट देते हैं और यादव नहीं देते हैं। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी भी थक गए। और देखिए ठीक है, वो पहले तो शुरुआत उन्होंने आरजेडी से ही की। फातमी साहब की हम बात कर रहे हैं, अली अशरफ फातमी की, वो अब भी जोर घटाओ जोर तोड़ में लगे रहते हैं। मतलब राजनीतिक जिन्न है, लेकिन उम्र हो चुकी है, मधुबनी में हार मिली, कितना दौड़ लेंगे। और देखिए एक और बात आपको नोटिस करनी होगी कि लीडरशिप क्यों नहीं बन पा। देखिए जब मौका मिला आरजेडी के भीतर, तो इन्होंने व्यवसायी वर्ग के नेताओं को आगे किया। राज्यसभा भेजना था किसी मुसलमान को, तो किसे भेजा था? अशफाक करीम को। बिल्कुल अशफाक करीम को भेजा था ना, याद कीजिए। वो नेता विशुद्ध नहीं ना,
और हमने तो लालू यादव के भाषण पढ़े हैं जिसमें वो अशफाक करीम को क्या क्या बोलते थे। दूसरा राज्यसभा किसे बनाया? मधुबनी में भी मेडिकल कॉलेज वाले को। बिल्कुल। तो आपने जिनके पास जनधन मतलब जनता की जमा पूंजी है उनको आपने मौके पर याद नहीं किया। बिल्कुल। तो मुसलमानों का मत, और मुसलमानों के मत में इतनी सेंधमारी है। देखिए सीमांचल में ओवैसी की सेंधमारी है। आपको गोपालगंज का उपचुनाव याद होगा, अभी बेलागंज का उपचुनाव देख लीजिए। बिल्कुल। इमामगंज में देखिए उपचुनाव में मुसलमानों ने मत कर दिया जनसुराज को, जितेंद्र पासवान को। तो मुसलमान जो M22 जो आपका सबसे मजबूत आधार वोट बैंक है, दरक रहा है, उसमें भी अब देखिए एक नई चुनौती है। क्या चुनौती है? वो चुनौती है प्रशांत किशोर की। प्रशांत, देखिए हमने कहा कि सत्ता की रेस में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ही हैं। मैं सत्ता की रेस में, मुख्यमंत्री बनने की रेस में अभी प्रशांत किशोर को नहीं मानता। लेकिन तेजस्वी यादव कितना आगे जाएंगे, कितना पीछे छूटेंगे। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम 40 मुसलमान उम्मीदवार देंगे और वहां देंगे जहां तेजस्वी यादव के मुसलमान उम्मीदवार नहीं होंगे। उन्होंने एक कमजोर नस पकड़ ली है। क्या कमजोर नस पकड़ ली? तो प्रशांत किशोर ने कमजोर नस यह पकड़ी है कि जो चुनाव के नतीजे हैं, विधानसभा क्षेत्रों का इतिहास है कि जहां मुसलमान अधिक हैं वहां आरजेडी ने यादव को टिकट देकर उन्हें विधायक बनवा दिया। मुसलमानों ने मत दे दिया, यादव ने मत दे दिया, विधायक बन गए। लेकिन जहां यादव अधिक हैं वहां मुसलमान उम्मीदवार बना तो वहां यादवों ने मत नहीं दिया। तो यदि यह कमजोर नस आग की तरह मुसलमानों के भीतर मन में जम गया, बैठ गया, लहर गया, तो फिर बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल। बड़ा नुकसान होगा। वैसे भी हिस्सेदारी कम होती जा रही है, लगातार आप देख रही हैं। तो संकट ये है कि यादव विधायकों की संख्या कम करें, लेकिन मतलब उम्मीदवारों की संख्या कम करें। जो प्रयोग उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने लोकसभा के चुनाव में किया। लेकिन यदि संख्या कम करेंगे तो इतने यादव नेता वहां स्थानीय स्तर पर उभरे हुए हैं कि वो भट्टा बैठा देंगे। बिल्कुल। और फिर जहां प्रशांत किशोर का फार्मूला है कि मुसलमान के वोट से आप यादव को चुनाव जितवा दे रहे हैं, वहां यदि इन्होंने उम्मीदवार बदला तो मुसलमान तो वोट कर देंगे, यादव वोट नहीं करेंगे। हाँ। तो ये लड़ाई ऐसी फंस गई है जिसमें आरजेडी के लिए बहुत गंभीर चुनौती है। और सिर्फ 32%, यदि हम इसे पूर्ण रूपे ना, क्योंकि हम मानते हैं कि विधानसभा के चुनाव में, वैसे हमने 2010 भी देखा है, लेकिन 2005 से 2010 का जो एरा था, नीतीश कुमार का शासनकाल था, वह गोल्डन एरा था। 2010 के विधानसभा चुनाव में तो मुसलमानों ने भी यह जानते हुए कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, जेडीयू के प्रत्याशियों को मत कर दिया था। लेकिन 2025 में यदि यादव और मुसलमान एक मुश्त हो भी गए तो सिर्फ 32% से सरकार तो नहीं बनती है ना, वो पीछे छूट जाते हैं। इसके लिए आगे बहुत कुछ करने की जरूरत है समरीन जी, तेजस्वी यादव को। नहीं तो हम आपसे यही समझना चाहेंगे, आपने बताया कि पेज तो बुरी तरह से फंसा हुआ है, तो इसको सुलझाया कैसे जाए? क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव सिर्फ M-Y पर अब टिके हुए नहीं है, अब तो A to Z की भी बात करते हैं, लेकिन पेज भी फंसा हुआ है। तो क्या लगता है तेजस्वी को क्या करना चाहिए, कैसे सुलझा सकते हैं इस पेज? नहीं, देखिए A to Z की बात कर रहे हैं, तेजस्वी कहने के लिए करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को भी पता है कि सवर्णों का मत तो उन्हें नहीं मिलना है। नहीं, माफी भी मांगी थी आपको? हाँ, नहीं ठीक है, माफी भी मांगी थी। हाँ? लेकिन उन्हें पता है, भीतर से पता है, इसलिए इस दिशा में वे बहुत प्रयास नहीं करेंगे, सांकेतिक प्रयास होगा। और सवर्णों के टिकट की जहां तक बात होगी वह कांग्रेस के खाते में कांग्रेस उम्मीदवार दे दे, यह कांग्रेस की जिम्मेवारी होगी। लेकिन देखिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं कर रहे। तेजस्वी यादव को भी यह पता है और उनके भी बैकरूम में तो तमाम डाटा एनालिटिक्स तो चलता ही रहता है ना। हाँ। तो देखा आपने कि लोकसभा चुनाव में अब इसे लालू यादव का प्रयोग कर लीजिए, तेजस्वी यादव का प्रयोग कर लीजिए,
लब कुश में कुश को अलग करने की कोशिश की गई। माई से माइक तक चला गया था। माई से माइक तक चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली। अभय कुशवाहा। अभय कुशवाहा चित्तौड़गढ़ औरंगाबाद में आज तक के चुनाव में कोई गैर राजपूत नहीं जीता था। अभय कुशवाहा जेडीयू से आए। और देखिए सुधाकर सिंह कैसे जीते। सुधाकर सिंह की जीत, फिर काराकाट में राजाराम कुशवाहा की जीत, आरा में सुदामा प्रसाद की जीत, पाटलिपुत्र में मीसा भारती की जीत, जहानाबाद में सुरेंद्र यादव की जीत। इन जीत में कहीं न कहीं कुशवाहा मतों का खेल है। देखिए नवादा में सबन कुशवाहा हार जरूर गए, लेकिन लड़े बहुत तगड़े से। बिल्कुल अच्छी फाइट। हाँ, तो इसके बाद रिपेयर करने का प्रयास एनडीए ने भी किया। आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया गया, भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी बनाया गया, उमेश कुशवाहा को और अधिक शक्तियां दी गई, सम्राट चौधरी का प्रभाव और अधिक बढ़ गया, डिप्टी सीएम बने हुए हैं, ठीक है ना, अध्यक्ष चाहते हैं, तो वह जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए हम आरजेडी के भीतर जब देखते हैं तो युवा आरजेडी के अध्यक्ष हैं राजेश यादव, पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के थे। यह बात भीतर के लोग बताते हैं कि ऑपरेशन कुशवाहा में राजेश यादव की बड़ी भूमिका रही। अच्छा। चाहे शबन कुशवाहा की बात हो, चाहे अभय कुशवाहा की बात हो। और देखिए लालू यादव ने यह प्रयास तो यह फैसला भी लालू यादव का ही था कि मुंगेर में ललन सिंह के खिलाफ अशोक महतो को चुनाव लड़ाना। पहले तैयारी तो अशोक महतो के लिए ही की गई थी, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि अशोक महतो चुनाव नहीं लड़ सकते। तब उनकी शादी कराई गई अनीता देवी के साथ। और देखिए अशोक महतो कुर्मी और अनीता देवी धानुक। तो इस प्रयास को इन्होंने आगे बढ़ाया। फिर आपने देखा कि जब लोकसभा चुनाव के दौरान सीटों का बंटवारा हो रहा था, सीटें बंट गई थी, इसके बाद आरजेडी ने अपने खाते से 3 सीटें मुकेश सहनी को दी। मुकेश सहनी को दी गोपालगंज की सीट, मोतिहारी की सीट और झंझारपुर की सीट तो दी। तो मल्ला, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं कि मल्लाहों के सबसे बड़े नेता मुकेश सहनी। देखिए मुकेश सहनी यदि एनडीए की ओर होते तो आज भारत सरकार के मंत्री होते। राजभूषण चौधरी निषाद जो चुनाव जीत गए बीजेपी में जाकर, वे मुकेश सहनी की पाठशाला के प्रारंभिक छात्र हैं। बिल्कुल। आज मुकेश सहनी को हो सकता है अफसोस भी होता हो कि क्यों ना हम उधर ही रहे। कई बार डर झलका है। तो देखिए मुकेश सहनी मतलब मल्लाह वो कोशिश तो जारी है, लेकिन मुकेश सहनी से पहले ही बातचीत कर लेनी होगी। बिल्कुल, ठीक है ना, कहीं वो फिर से खंजर वाला सीन नहीं हो जाए। हाँ, इसलिए बातचीत कर। देखिए तेजस्वी यादव में, लालू यादव में और आरजेडी में यह एक खामी है। आप देखती हैं एनडीए में दिलीप जायसवाल ने पिछले दिनों क्या कहा था कि सीटें तो बट गई है, फॉर्मूला तय हो गया। जी। कोई ना कोई फॉर्मूला तो निकाला गया है ना, ठीक है, उस पर बात आगे होगी। यहाँ तो कोई फॉर्मूला ही नहीं निकला है। और जब मुकेश सहनी को सीट दी जा रही थी गोपालगंज, झंझारपुर, पूर्वी चंपारण, तो मुकेश सहनी को भी पता था कि यहाँ की संभावनाएं क्या है। तो आप अपने सहयोगी को सिर्फ सीटें न दे, क्वालिटी सीट्स भी दें। बिल्कुल, ठीक है ना। जी। और संख्या पहले तय करें। देखिए तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी ताकत, यदि एमवाई समीकरण के बाद की हम बात करें तो सबसे बड़ी ताकत है सीपीआई माले। बिल्कुल सबसे बड़ी ताकत है। और 2020 में यदि सत्ता के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे तेजस्वी यादव, तो इसमें भी उनके 12 विधायक 19 ही शायद लड़ा था, जी 12। तो 12 जीते थे। और जो परेशानी आज भी जब हम एनडीए में बात करते हैं तो एनडीए को भले ही इस बात का भरोसा है कि हम 2010 की तरह 2025 में चुनाव जीतने जा रहे हैं, 200 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं, लेकिन मगध, शाहाबाद, भोजपुर की चुनौतियां एनडीए के भीतर जो रणनीतिकार बैठे हैं वह जानते हैं बहुत कठिन स्थितियां हैं, क्योंकि यहां जो आरजेडी और माले का समीकरण है वह बहुत डेडली इक्वेशन,
बहुत डेडली कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन है, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन। 2020 में ऐसी ऐसी सीटें माले के साथ रहते हुए आरजेडी ने और माले ने जीत ली, जिसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता था। और जो रुझान दिखे थे, चाहे औरंगाबाद की बात कर लें, जहानाबाद की बात कर लें, गया की बात कर लें, भोजपुर की बात कर लें, कैमूर की बात कर लें, बक्सर की बात कर लें, रोहतास की बात कर लें, मतलब एनडीए का तो सुपरा ही साफ हो रहा था। वह तो बाद में मिथिला ने और कोसी और सीमांचल ने इनकी जान बचा ली, इनकी जान बचा ली। तो वो बहुत डेडली समीकरण है। तो उनकी भी इच्छा, और देखिए उनसे आपको दोस्ती का हाथ और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि माले एक ऐसी पार्टी है जिसे सरकार में शामिल नहीं होना है। बिल्कुल जी, जिसे सरकार में शामिल नहीं होना है, शामिल नहीं होना है। और अब तो देखिए माले को भी सोचना होगा, माले के लिए भी यह पहला मौका होगा कि भाई सिवान में शहाबुद्दीन का परिवार और माले एक साथ, बिल्कुल बिल्कुल जी जी, हाँ एक साथ एक साथ। तो ये लड़ाइयां होती, हाँ ये लड़ाई। तो देखिए, तो माले सीपीआई सीपीएम तो है ही। देखिए कुछ चीजें जो है ना कि सीपीआई सीपीएम का साथ समझौता, जब इसके अलावा जो कोशिशें की जा रही हैं, देखिए हमने आपको पहले वाले पॉडकास्ट में भी कहा था, दलित वोट बिल्कुल 20%। अब इस वोट बैंक में कई वर्ग हैं। अब पासवान जाति का वोट तो चिराग पासवान के साथ है, बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई शक नहीं है, बिल्कुल डगमगाएगा नहीं। हाँ। मांझी वोट के सबसे बड़े नेता जीतन राम मांझी है, बिल्कुल है। पासी वोट के नेता अशोक चौधरी है, हाँ। लेकिन इसके बाद भी तो कई, अब देखिए कई जातियां हैं, रविदास राम, ठीक है ना, हाँ? तो उन जातियों का वोट बैंक भी बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसका कोई नेता अभी नहीं है। और उस वोट बैंक में बीएसपी की पकड़ है, बीएसपी की पकड़ है, बिल्कुल। हाँ, मनोज राम देखा आपने कैसे जीत गए रोहतास से, सासाराम से, जी। तो आपको बसपा से दोस्ती करनी है नहीं करनी है, लेकिन इस वोट बैंक को साधने की, आपके पास नेता भी हुआ करते थे, ठीक है, शिवचंद्र राम चुनाव हार गए, ठीक है ना, आपने सुरेंद्र राम को मंत्री भी बनाया था। तो इस वोट बैंक को आपको साधने की कोशिश करनी चाहिए, हाँ। तो कुशवाहा को आप कितना साधेंगे? दलित वोट बैंक का एक हिस्सा आपको चाहिए ही चाहिए, यदि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो, ठीक है ना। अब इसी तरीके से देखिए, कुशवाहा के साथ आपने एक नया प्रयोग शुरू किया है। आपको पता ही है, जगदानंद जो बिहार प्रदेश राजद के अध्यक्ष हैं, यह सब स्थिति परिस्थिति ठीक नहीं होती। कहने के लिए अध्यक्ष हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से दफ्तर नहीं आ रहे हैं, आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो ये अनिश्चय जो है ना, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए मगनी लाल मंडल धानुक जाति से हैं। धानुक जाति का वोट बैंक बड़ा वोट बैंक है, मतलब जुड़ जाए तो, हाँ, बिल्कुल। जुड़ जाए तो। पहले यह वोट बैंक विशुद्ध रूप से नीतीश कुमार का रहा है, लेकिन इस वोट बैंक में अब दरार है। लेकिन मगनी लाल मंडल इतने बड़े नेता नहीं है, या आज भी इतने बड़े नहीं हैं, अब नहीं रह गए हैं कि उनके बूते आप सब जोड़ लेंगे, ठीक है ना। आपको नए लीडरशिप की बहुत जरूरत है, क्योंकि देखिए जब आप लालू यादव की जमात को देखते हैं ना, उनके पास कैसे कैसे नेता थे। उस समय जगदानंद भी धार वाले नेता थे, बिल्कुल जी। उनके साथ रघुवंश प्रसाद सिंह थे, उनके पास रघुनाथ झा थे, उनके पास अखिलेश प्रसाद सिंह भी थे, जो आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। तो जो वो राजनीति करते थे, तो आपको वोट बैंक मुसलमान और यादव से आगे जाकर बढ़ाना होगा, बिल्कुल आगे जाकर बढ़ाना होगा। ठीक है, आप पशुपति पारस से दोस्ती की कोशिश से कर रहे हैं, और पशुपति पारस आपकी तरफ आ ही जाएंगे, क्योंकि उनके पास भी कोई रास्ता, हाँ। और पशुपति पारस आते हैं तो यदि आपके साथ सूरजभान सिंह हो जाते हैं, क्योंकि पशुपति पारस की पार्टी में इकलौता कोई शख्स है जो ताकतवर है और पहचान वाला है, तो उस व्यक्ति का नाम सूरजभान सिंह। बीच बीच में चर्चा चल रही होती है कि भाई तेजस्वी यादव की ओर से, लालू यादव की ओर से, देखिए यह कहा गया है सूरजभान सिंह को कि आप इधर आ जाइए। लोकसभा चुनाव में भी कोशिश की गई थी कि वैशाली में
भाई सब कुछ जानते हुए क्या आरोप है, आगे सजा हो सकती है। ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में ब्रिज बिहारी प्रसाद भी आरजेडी के ही नेता थे। मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया गया था ना। दिया गया था, तो सूरजभान सिंह को कहा गया है शायद कि भाई आप इधर आइए, आपको इतने टिकट दिए जाएंगे, भाई आपको लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम को भी हराना है। तो वोट बैंक को तो बढ़ाना होगा। और फिर जो हमने कहा ना कि गरीबों के नेता, पिछड़ों के नेता, और अब मुसलमान यादव के नेता, कई लोग कहते हैं यादवों के नेता रह गए, तो यह नहीं बढ़ा, तो फिर 2025 में भी कुर्सी से दूर रहेंगे तेजस्वी यादव। यानी कि सपना धरा का धरा, हाँ, केवल यदि मुसलमान और यादव पर टिके रहे तो क्योंकि देखिए बैगेज इतना बड़ा है कि आरजेडी का नाम सुनते ही बहुत लोग अब भी, सच्चाई बात ये है, देखिए तेजस्वी यादव ने ऐसा कुछ नहीं किया। बिल्कुल। हाँ, तेजस्वी यादव ने कहीं कोई तांडव किया हो, तेजस्वी यादव के नाम पर कहीं कोई तांडव हुआ हो, यह शिकायत नहीं सुनी गई हो, लेकिन 2005 के पहले का दृश्य फिर दिखाया जाएगा। तो वोट बैंक तो आपको बढ़ाना होगा और अपने नेताओं को नियंत्रित करके रखना होगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है समझ लीजिए। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बताया भी कि कुछ चीजें हम लगातार कहते थे वीडियोस में, जिसका पालन बाद में तेजस्वी यादव ने किया भी, यानी कि उन गलतियों को तेजस्वी ने बाद में स्वीकारा भी और सुधारा भी। लेकिन अब भी कई चीजें हैं ज्ञानेश्वर जी जिसको बदलना बेहद जरूरी है तेजस्वी यादव को। आपको क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ और है जो तेजस्वी यादव को बदलना चाहिए? नहीं, देखिए तेजस्वी यादव को जहां तक बदलने की बात है, सबसे पहले ईगो छोड़ना होगा, ईगो छोड़ना होगा, ठीक है ना। ईगो के चक्कर में कई सीटें आप गवा बैठते हैं। पूर्णिया की सीट आप जीत गए होते ना। बिल्कुल। भाई आप बीमा भारती के चक्कर में आप पूर्णिया जीत जाते तो शायद पप्पू यादव होते तो अररिया भी जीत जाते। कन्हैया कुमार से किस बात का ईगो? बिल्कुल। ओसामा साहब और हिना साहब से दोस्ती करने में कितनी देर हुई? तो सबसे पहले तो आपको ईगो, आपको सिर्फ और सिर्फ जीत का मंत्र निकालना होगा। और जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, आलस्य भी छोड़ना होगा, देर रात तक जागने की आदत छोड़नी होगी, सुबह जल्दी उठना होगा, और संवाद बढ़ाना होगा। बस ट्विटर वाला नहीं चलेगा। और देखिए मौके पर आपको सड़क पर आना होगा। देखिए आप लालू यादव के बेटे हैं और लालू यादव संवाद के लिए ही जाने जाते थे। लालू यादव इस बात के लिए जाने जाते थे कि उनके घर का फाटक हमेशा खुला रहता है। बिल्कुल। और आपसे मिलने में लोगों को परेशानी हो तो यह बात ठीक नहीं है। ठीक है ना। और आप ईगो के कारण, देखिए क्या क्या बातें हुई थी बीजेपी और जेडीयू के बीच, मिट्टी में मिल जाएंगे, और अमित शाह ने कह दिया था नो एंट्री, हाँ दरवाजा बंद। बिल्कुल। लेकिन आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी से सीखिए ना कि जीत के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो आपको ईगो छोड़ना, आपको आलस्य छोड़ना और मुद्दे को पकड़ना। बीपीएससी के मुद्दे से आप गौन हो गए ना। कैसे? आप गौन हो गए ना। बिल्कुल। देखिए आपके प्रति, तेजस्वी यादव के प्रति सबसे ज्यादा आप कहते हैं मैं नौकरी की बात करने वाला नेता हूं, युवाओं की बात करने वाला, हाँ रोजगार की बात करने वाला नेता हूं। तो बीपीएससी का आंदोलन तो युवाओं का आंदोलन था, बेरोजगारों का आंदोलन था, रोजगार मांग रहे छात्रों का आंदोलन था। बस एक दिन चले गए और उसके बाद आप खामोश हो गए। आपने मौका दे दिया प्रशांत किशोर को। बिल्कुल। तो आपको यह समझना होगा। देखिए जब आप कह रही थी आधार बढ़ाने की बात केवल लंबाई से अधिक, नीतीश कुमार के पास सबसे बड़ा आधार क्या है? महिला कंस्टिट्यूएंसी। पूरे भारत में सबसे पहले महिला कंस्टिट्यूएंसी डेवलप करने वाले नेता नीतीश कुमार हैं। बिल्कुल। जहां घर की औरतें मर्द की भावनाओं के विपरीत जाकर नीतीश कुमार को वोट कर देती हैं। सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। तो इसके बराबर आपको एक कंस्टिट्यूएंसी तो डेवलप करनी है।
तो ये कंस्टिट्यूंसी छात्र युवा बेरोजगार की ही डेवलप हो सकती है। तो इसके आंदोलन से आप जी नहीं चुरा सकते, हल्के में नहीं ले सकते, हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो आपको डेवलप करना होगा। और देखिए, अभी आपने माई बहन सम्मान मान योजना की घोषणा की है भाई, उसके पहले बिहार का बजट आएगा। अब तो देखिए, जो चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, उसमें एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है सरकारों के प्रति। और इसके पीछे कारण क्या है? योजना, सरकार की खजाना। तो सरकार तो नीतीश कुमार की सरकार और बीजेपी भी तैयार बैठी है कि महिलाओं के लिए हम इतना धन दे देंगे, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा देंगे। तो वो आप आएंगे तो करेंगे, और वो इसके पहले ही कर देंगे। बिल्कुल जी। बैंक खातों में पैसे भेज देंगे। आप छत्तीसगढ़ का एक उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन किस तैयारी से। छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हो रहे थे 2023 में, तो सारे पॉलिटिकल पंडित और सारे एग्जिट पोल्स कह रहे थे कि वहां कांग्रेस वापस हो रही है। कोई नहीं कह रहा था, लेकिन एक ऐसी योजना लाई गई कि महिलाओं को इतने पैसे मिलेंगे। वहां कांग्रेस चुक गई थी। और सिर्फ घोषणा नहीं हुआ, भाजपा का सिस्टम, भाजपा का तंत्र, भाजपा का संगठन इतना मजबूत है कि प्रत्येक बूथ पर चुनाव के पहले शिविर लगा दिया गया, फॉर्म बंट गया, और लोग फॉर्म भर दिए कि भाई महिलाओं की कतार लग गई, और जिन्होंने फॉर्म जाकर बूथ पर भर दिया वो तो वोटर हो ही गई। इसलिए सारे एग्जिट पोल। तो आपने यह कह दिया 2500 रुपए की धनराशि देंगे। अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं जी। कि भाई आपने कहा है माई बहन, आपने कोई उम्र निर्धारित नहीं की है। बिहार की आबादी 14 करोड़ या 12 करोड़, हाँ ठीक है, उसमें कहा जाता है 5 से 5.5 करोड़ महिलाएं, लड़कियां। आप यदि 2500 रुपए महीने देंगे तो 30,000 रुपए साल के हो गए। तो 30,000 रुपए साल के हो गए, 5 करोड़ को दिया तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे। बिहार का बजट ही 2,60,000 करोड़। वही वाली बात है कि इतना पैसा कहाँ से आएगा? जी। हाँ, तो खैर उस पर तो बाद में बहस होगी, कहां से लाएंगे कहां से नहीं लाएंगे। लेकिन केवल कह देने से नहीं होगा। यदि अभी से, जिस दिन आपने कहा था, अगले दिन से आपका राजद का संगठन इतना मजबूत होता कि हर गांव में शिविर लग गया होता, लोग फॉर्म भरने लगते, आपके पास इतना बड़ा डाटा तैयार हो जाता कि पूछिए मत। तो वो काम आप नहीं कर पाए। तो इसलिए आपको अपने संगठन को भी, भाई तेजस्वी यादव जब होते हैं तब आरजेडी सक्रिय दिखता है, तेजस्वी यादव नहीं होते हैं तो बिल्कुल हाँ, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही दिगर वाली बात है समलिन जी। बिल्कुल, यानी कि हलचल मचाना होगा, हलचल, कुछ ऐसा करना होगा, बदलाव लाना होगा। अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि सबसे बड़ी चीज तो यही है, हम लगातार चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है टिकट पर तो सवाल उठ जाता है। और सबसे बड़ा सवाल राजद के साथ यही बना हुआ है कि राजद में, ज्ञानेश्वर जी, क्या लगता है टिकट कौन कौन दिला सकता है उम्मीदवारों को? लाइन लगी रहती है। आपका जो सबसे अंतिम सवाल है, इस पूरे पॉडकास्ट में लोग सबसे ज्यादा इसी को सुनेंगे। बिल्कुल जी। देखिए, आरजेडी में उम्मीदवारों की कमी होनी नहीं है। कार्यकर्ता भी, नेता भी और धनवान भी हर तरीके से टिकट लेने के लिए लोग छटपटाए हुए दिखेंगे ही दिखेंगे। देखिए, नेतागिरी और सत्ता हासिल करना तो एक जुनून है ना, एक जुनून है। आपने कमाई कैसे भी कर ली, ठीक है, तो आरजेडी को उम्मीदवारों की कमी नहीं होनी है। टिकट खरीदने वाले भी बहुत सारी संख्या में लोग होंगे, बहुत सारे, लेकिन टिकट देगा कौन? देखिए, आरजेडी है तो परिवार की पार्टी, लेकिन बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, और उसके पास देने के लिए बहुत सारी सीटें। तो टिकट मिलेगा किसे? तो सबसे पहले तो समीकरण दिखता है जी कि भाई समीकरण क्या बैठता है, सीटों का बंटवारा कैसे होता है। अब तक तो कांग्रेस साथ है, सीपीआई माले साथ है, सीपीआई साथ है, सीपीएम साथ है,
वीआईपी साथ है, वीआईपी साथ है, जी। पशुपति पारस भी साथ आ ही जाएंगे, तो सीटों का बंटवारा और फिर कौन सी सीटें किसके पास। अब देखिए सवाल यह पैदा होता है कि टिकट कौन देगा और किसकी बात मान लें जो यह सुनिश्चित हो जाए कि आरजेडी का टिकट मुझे मिल गया। तो देखिए हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि राजद में या लालू परिवार में पंच देवता की पूजा करनी होती है जी। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती। लेकिन जहां तक 2025 का परिदृश्य हम देख रहे हैं कि आरजेडी के महादेव तो तेजस्वी यादव हो चुके हैं, तेजस्वी यादव हो चुके हैं, ठीक है ना। लालू यादव के आश्वासन से आप आश्वस्त नहीं हो सकते हैं कि टिकट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। लालू यादव मिल सकते हैं आपसे, आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन लालू यादव का भरोसा टिकट की गारंटी नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है कि यदि महादेव हो चुके हैं तेजस्वी यादव, भाई तेज प्रताप यादव कहते हैं कृष्ण हैं, वे अपने को अर्जुन मानते हैं, तो ठीक है। तो तेजस्वी यादव तक कैसे, जब हमने कहा कि संवाद में भी समस्या है और टिकट में, उम्मीदवार में, दावेदार में पैरवीकार की जरूरत तो पड़ती ही है जी। नेता को जो बात समझा दी गई या नेता ने जो बात समझ ली, जो रिपोर्ट्स आई या जो रिपोर्ट्स तैयार कराई गई, तो लालू यादव के बारे में स्पष्ट कि वो टिकट आपको, हाँ किसी बात पर किसी क्षेत्र के लिए बीटो लगा दें। जैसे देखिए जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी तो रामानंद यादव मंत्री होंगे, यह लालू यादव का बीटो था। सुरेंद्र यादव मंत्री होंगे, यह लालू यादव का बीटो था। ललित यादव मंत्री होंगे, यह लालू यादव का बीटो था, ठीक है ना। तो वो अलग चीज है कि हाँ अब लालू यादव ने कह दिया कि भाई कोई 1 सीट 2 सीट 4 सीट की बात, तो वो अलग बात है। राबड़ी जी ने कह दिया, लेकिन तेजस्वी यादव चूंकि नेता हैं और उन्हें ही संभालना है, लालू यादव ने भी छोड़ दिया है। अब मीसा भारती बहानी है, किसी 1 सीट की बात हो गई, तेज प्रताप यादव के कोई 1-2 दोस्त हो गए। अब तेजस्वी यादव तक पहुंच कैसे बनाई जाए, और तेजस्वी यादव के अलावा कौन है जिसकी बात पर कुछ भरोसा कर सके। बिल्कुल। तो देखिए नंबर 2 तो संजय यादव ही है, साई की तरह साथ रहते हैं। मैं उन पंच देवता से इतर की बात कर रहा हूं। महादेव मान लिया तेजस्वी यादव को, ठीक है। नंबर 2 संजय यादव। यदि संजय यादव ने आपको आश्वस्त किया है तो आप भरोसा कर सकते हैं। वैसे भरोसा तो तब तक कंफर्म नहीं होता जब तक हाथ में सिंबल न मिल जाए और नामांकन का पर्चा दाखिल न हो जाए, क्योंकि कई बार सिंबल दिया हुआ वापस ले लिया जाता है। बिल्कुल। तो संजय यादव सबसे बड़े पैरवीकार हो सकते हैं अगर आपको टिकट चाहिए तो। अगर आपको टिकट चाहिए, और वो तेजस्वी यादव को समझा भी सकते हैं, तेजस्वी यादव को कुछ कह भी सकते हैं। 2020 आपको याद होगा कि यदि तेजस्वी और संजय यादव के अलावा पटना में टिकटार्थियों का दरबार कहीं और लग रहा था, सबसे बड़ा दरबार, तो वह पटना का बिस्कुमान भवन था। बिल्कुल जी। तब चेयरमैन हुआ करते थे सुनील सिंह, पार्टी के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। मुंह बोले भाई हैं जी। तेजस्वी को तरुण ही कहते हैं, जैसे अखिलेश सिंह कहते हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा दरबार, और वहां आसानी से लोग पहुंच जाते थे। कई लोगों ने उसी दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर टिकट भी हासिल किया। चाहे आप गुरुआ के विधायक की बात कर लें, परसा के विधायक की बात कर लें, छोटे लाल यादव, विनय यादव, चाहे आप सासाराम के विधायक की बात कर लें, चाहे सुरेंद्र राम की बात कर लें, कई लोगों ने, तो वहां सबसे बड़ा दरबार। लेकिन 2025 में मुझे लगता है कि यह दरबार थोड़ा छोटा होगा, बिस्कुमान वाला। आपने 2020 में वह भी सुना होगा कि नीचे गाड़ी में रुपया पकड़ लिया गया था। कोई सासाराम के उम्मीदवार दावेदार थे,
तो यह दरबार थोड़ा छोटा छोटा होगा। होगा। सारण लोकसभा चुनाव के बाद नतीजा जो आया उसके बाद समीकरण थोड़ा सा गड़बड़, क्योंकि आपने देखा था कि 2024 में रक्षाबंधन में वह तस्वीर जो चिर प्रतीक्षित थी कि राबड़ी देवी सुनील सिंह को राखी बांध रही है, वह तस्वीर आई नहीं थी। नहीं आई थी। हाँ, जी, जी। तो वह दरबार थोड़ा सा छोटा, और छोटा। वैसे भी जो सुनील सिंह हैं लालू यादव से ज्यादा करीब, इसमें कोई शक नहीं, और तेजस्वी यादव का अपना ऑरा है। ठीक है, अपना सर्किल है। हाँ, अपना सर्किल है। हाँ। तो हमने कहा संजय यादव। अब यदि तीसरा नाम लेने हमको कहिए तो वो वैशाली राघोपुर वाले इंजीनियर सुनील यादव है। अच्छा, तीसरा नाम। हाँ, इंजीनियर सुनील यादव राजनीति में नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव के दरबार में बहुत मजबूत वाले पोजीशन में है। वे कम लोगों से मिलते हैं। देखिए, इंजीनियर सुनील का नाम उस कांड में भी आया जो 11-12 फरवरी की रात को विश्वास मत परीक्षण के बाद फिर जो प्राथमिकी दर्ज हुई, तो इंजीनियर सुनील यादव ने यदि आपकी बात सुन ली और उन्होंने दिल से, देखिए कभी भी किसी को कहा नहीं जाता कि आपको टिकट नहीं मिलेगा जब तक ऐलान ना हो जाए, दिल से आपकी बात सुन ली और दिल से आपकी बात मान ली, तो इंजीनियर सुनील यादव ऐसे हैं, नैया पार लगा देंगे। नैया पार लगा सकते हैं, मतलब तेजस्वी यादव की सहमति तो, अब तेजस्वी यादव के पास कोई और बेहतर हो। भाई कई तरीके के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कई तरीके की जरूरतें होती हैं, तो वो कर सकते हैं। देखिए, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों का बहुत महत्व नहीं है, बहुत महत्व नहीं है। अब आप कहेंगे मनोज झा, बिल्कुल, हाँ मनोज झा तो हैं। हाँ। तो मनोज झा देखिए राज्यसभा के सदस्य हैं, और मनोज झा वैचारिक रूप से ज्यादा मजबूत हैं। तो मनोज झा पैरवी कर सकते हैं, पैरवी करते हैं, लेकिन कितनी पैरवी करते हैं यह मुझे नहीं पता, ठीक है ना। और तेजस्वी यादव के दरबार में वह कितनों को टिकट दिला पाएंगे, कोई 1-2 वाली बात हो, फिर वो A to Z वाले में जो समीकरण वाली बात हो कि भाई समन्वय वाली, तो कोई अलग चीज की स्थिति है, ठीक है ना। तो मनोज झा की बात चर्चा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जी जी। अब देखिए, ये तेजस्वी यादव के दोस्तों की पहचान करनी हो कि भाई लाइव सिटीज में यदि ज्ञानेश्वर जी को कुछ कहना है तो समीन कह तो सकती है, बात मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी यह दूसरी बात है। आलोक कह तो सकते हैं, अभिषेक कह तो सकते हैं। तो विधान पार्षद विनोद जायसवाल का पुत्र, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत करीब, बहुत करीब, बहुत करीब, बहुत करीब, बहुत करीब, अच्छा, ठीक है ना। लेकिन क्या उसे खुद भी चुनाव लड़ना है, यह भी देखना होगा। ये भी देखना जब आप स्वयं दावेदार होते हैं तो दूसरे के लिए आप कितना फील्डिंग करेंगे, हाँ, यह समझने की बात होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन जिसे आप यह कहें कि भाई तेजस्वी यादव को कुछ भी कहने में कोई संकोच नहीं है, तो उसमें विनोद जायसवाल के बेटे पुत्र का नाम तो आएगा। इसी तरीके से देखिए, ओबरा के विधायक ऋषि यादव, ऋषि यादव कांति सिंह के बेटे, हम उम्र हैं और दोनों बहुत बहुत ही करीब हैं, लेकिन ऋषि यादव को खुद भी टिकट लेना होगा, बिल्कुल। तो ऋषि यादव लेकिन सिफारिश कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, कहीं दो मत नहीं है। अब देखिए, हमने कहा ना मुसलमान राजनीति का संकट है, नए चेहरों की तलाश तेजस्वी यादव करते रहते हैं। यूसुफ सलाहुद्दीन भी सिमरी बख्तियारपुर के विधायक तेजस्वी के बहुत करीब हैं, चुनाव भी लड़ना है, हाँ चुनाव भी लड़ना है, इसलिए वो दूसरे की सिफारिश कितना करेंगे, हाँ सिफारिश कितना करेंगे, जी जी जी। अभी हम उसकी बात करें जो पंचरत्न है या नवरत्न है परिवार वालों के अलावा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से देखिए, क्या आप शक्ति सिंह यादव, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, शक्ति सिंह यादव को भी आप इग्नोर मत कीजिए। और 2020 देखिए हिल्सा में जितने मतों से वे हारे या हरा दिए गए, यह कहानी सबको पता है, यह कहानी आपको सबको पता है, बिल्कुल जी। और शक्ति सिंह यादव उतनी ही मजबूती से तेजस्वी की बात करते रहते हैं, पार्टी के लिए लगे रहते हैं, पार्टी के लिए लगे रहते हैं, और करीब भी हैं, उन्हें भी तेजस्वी के सामने कुछ भी बोलने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है।
फिर हमने देखिए बहुत छोटा नाम है राजेश यादव, जो हमने कहा युवा राजद का अध्यक्ष कि कुशवाहा, हाँ कि कहाँ कैसे अभय कुशवाहा, कैसे ऑपरेशन कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से आए थे, क्योंकि बहुत बड़ा ध्यान रहेगा इस विधानसभा चुनाव में मुसलमान यादव के अलावा, ठीक है ना। तो ये सारे लोग हैं, लेकिन एनालिटिक्स पर, क्योंकि हमने कई कार्यक्रम में, कई शो में कहा है कि बीजेपी ने और आरजेडी ने पूरे बिहार में उम्मीदवारी के दावेदारों का सर्वे कराया है। बिल्कुल, उम्मीदवारी के दावेदारों का सर्वे कराया है जी। और यह पता किया है। देखिए तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि बहुतों के टिकट कटेंगे भी, क्योंकि तेजस्वी यादव के सामने यह संकट, हमने कहा कि परिवार की पार्टी है, लेकिन आप देख रहे हैं, अब देखिए बहुत लोग कहते हैं तेजस्वी यादव 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं। जी, ठीक है, जी, बिल्कुल। हाँ, तो चर्चा है कि राघोपुर शायद इस बार छोड़े या एक और नहीं छोड़ेंगे, नहीं देखिए छोड़ेंगे तो कहा जाएगा रणछोड़ हो गए, और क्यों छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे। ठीक है, एक बार राबड़ी देवी हार गई थी, लेकिन राघोपुर, मनेर, फतुहा, बख्तियारपुर ऐसी सीटें हैं जहां एनडीए के लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, हाँ मुश्किल है। तो 2 सीटें तो और भी कारण हो सकते हैं, इससे बेहतर यह भी हो सकता है कि पत्नी को लड़ा दें, लेकिन पत्नी हाँ माँ बनने वाली है फिर से, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ चलिए उनके घर में दोबारा खुशी आ रही है। तो यह भी है कि भाई चुनाव टिकट काटना है। देखिए आपने उपचुनाव में देखा कि लालू यादव के परिवार को तो लोग कबूल कर ले रहे हैं कि तेज प्रताप यादव महुआ छोड़कर हसनपुर गए थे, वहां भी जीत लिए, फिर पता नहीं क्या होगा, यहाँ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, मतलब चर्चा गर्म कर दी कि महुआ वापस आ रहे हैं। यह भी चर्चा चल रही है कि जो रोहिणी है वह लोकसभा का चुनाव हारी, लड़ सकती हैं विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। इधर के दिनों में यह भी खबर आई मिसा भारती को यहाँ वहां लेकर घूम रहे हैं लालू यादव। तो दूसरा परिवार आपने बेलागंज में देखा, सुरेंद्र यादव के बेटा को बिल्कुल जनता ने हरा दिया। आपने रामगढ़ में देखा, जगदानंद के बेटे को हरा दिया। तो ये भी एक थ्रेट है, ये भी एक थ्रेट है कि जो हमने कहा तोप गोप पैदा हो गए, उनका जो प्रभाव कहिए, दुष्प्रभाव कहिए, वह पहले से है ही, और अब आगे यदि उनके नेक्स्ट जनरेशन को आपने बढ़ाने की कोशिश की तो आपने इतने स्थानीय नेता पैदा कर दिए हैं। देखिए नीतीश कुमार जुबान खोलने वाले नेता पैदा नहीं करते हैं जी, हाँ ठीक है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ? जी, हाँ। लेकिन लालू यादव के यहाँ ऐसा है, तेजस्वी यादव की पाठशाला ऐसी है कि नेता पैदा होते हैं वो स्थानीय स्तर पर बहुत जुबान खोलते हैं, बदजुबान भी हो जाते हैं, भले अपने नेता के सामने न खोले, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो वह अपने को इतने शक्तिमान मान लेते हैं कि वह कहते हैं कि मुझे टिकट नहीं मिला तो हम हरा देंगे, बिल्कुल हम हरा देंगे। तो ये संकट है, हाँ? और जब कभी देखिए, जब बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट की आप शुरुआत कर ही चुकी हैं, आगे हम यह भी बताएंगे कि कितनों का टिकट कर सकता है और पूरा नाम बताएंगे। देखिए एक एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी हम भी प्राप्त कर रहे हैं कि कहाँ कौन कौन दावेदार हैं, बिल्कुल किसके किसके नाम पर विचार हो सकता है और किसका किसका नाम सिरे से खारिज किया सकता है, सिरे से खारिज किया जा सकता है। हाँ देखिए, जब कुछ आप तय करते हैं तो उसके कुछ मानक होते हैं, तो उस पैरामीटर्स को तो तेजस्वी यादव ने भी तय किया है ना, बिल्कुल तय किया है ना, तय किया है। और आरजेडी के भीतर तो ये भी जानते ही हैं कि देखिए समीकरण छोड़ दीजिए, समीकरण के कारण किसी को लड़ाना मजबूरी है तो वो लड़ाएंगे। देखिए जीतन राम मांझी को कैसे हरवाया था कभी लालू यादव ने, लेकिन समीकरण के अलावा आप टिकट मांगने जा रहे हैं तो चुनाव भी आपको खुद से लड़ना होगा। वैसे देखिए जो पुराने वफादार हैं, जैसे मुझे पता है कि 2020 के चुनाव में भाई वीरेंद्र के पास पैसे नहीं थे, तेजस्वी यादव ने पूरा चुनाव का खर्चा उठाया था। तो पूरी कहानी अब देखिए इलेक्शन पॉडकास्ट की तो हम लोग शुरुआत कर ही चुके हैं, तो पूरी बातें बताएंगे।
तो चलिए देखिए, आज हम लोगों ने तफसील के साथ चर्चा की थी राजद की, और हमने आपको हर एक पहलू से बाखबर भी किया था और वाकिफ भी कराया था। यानी कि बातचीत की शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है इलेक्शन वाले पॉडकास्ट का। तो इसी तरह से हर संडे को शाम के 7:30 बजे लाइव सिटीज आपके लिए इसी तरह से लाता रहेगा इलेक्शन वाला पॉडकास्ट। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।